कैसे हैं आप बच्चों? आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान, बहुत इजी चैप्टर है। और जैसा इसका नेम है सॉलिड स्टेट, इसमें तो क्वेश्चन भी एकदम सॉलिड टाइप के पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें बहुत ही ट्रेंडी क्वेश्चन आते हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछे जाते। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर में जो एक चीज की जरूरत होगी वो है आपकी इमेजिनेशन पावर। आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि इसमें हम लोग अभी बात करेंगे 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में, 3D डायग्राम्स के बारे में, जो कि बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको बस इमेजिनेशन का यूज करना पड़ेगा। बहुत ही आसान ये आपके लिए होने वाला है। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स पर कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट की। हमने पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट हुआ करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें से हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो उसकी क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती हैं। बेसिक चीज है, आप लोग लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। इसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड कंटेंट हमारे पास आएगा, वो आएगा डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मतलब सीधी सी बात है कि सॉलिड 2 टाइप के होते हैं, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्या दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस हुआ करते हैं, हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए, इस चैप्टर में जिन सॉलिड्स के बारे में हमें पढ़ना है वो ये सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। हमें एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। हम जो भी बातें करेंगे, जो भी डिटेल स्टडी करेंगे, वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कर रहे हैं। इसके बाद क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, क्योंकि इसके बाद की सारी चीजें डिपेंड करेंगी क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल पर। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आएगी वो आएगी क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड्स एंड क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स। घबराइएगा मत, ये वॉइड्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा जब ये डिटेल स्टडी स्टार्ट होगी इसकी। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैकिंग एफिशिएंसी। कई बार बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग कोरिलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस विद इट्स यूनिट सेल। किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को प्रेडिक्ट करना, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी के बारे में हम बताएंगे। किसके बेसिस पर? उसकी यूनिट सेल के बेसिस पर। उसकी यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का उसका यूनिट सेल है, तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी किस टाइप की होगी। इसके बाद इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे, वो क्यों आते हैं और उनको कैसे दूर किया जाता है या फिर उनका क्या यूज करा जाता है। इसके बाद हम कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स, यानी कि किसी भी सॉलिड की मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज उसकी स्ट्रक्चर से किस तरीके से रिलेट करती हैं, किस तरीके से डिपेंड करती हैं उसके ऊपर। ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है जिसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहां पर, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट, उसमें ये कंटेंट्स हमें स्टडी करने हैं। आप फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जा रहा हूं। उसके बाद हम इस चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। ले लिया? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है। अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बोर्ड पर नजर आए वो साथ ही साथ नोट भी करते चलें, क्योंकि ऐसा होता है वीडियो खत्म होने तक बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग के माइंड से निकल जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए आप कॉपी और पेन को साथ लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उनको फटाफट नोट करते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं अपनी इस हेडिंग से ही, सॉलिड स्टेट।
देखिए छोटे क्लासेस में हमको ये पढ़ाया गया था कि मैटर की 3 स्टेट्स हुआ करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैसियन स्टेट के बारे में आप लोग क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहां पर एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां पर आपको गैसियस स्टेट के बारे में काफी डिटेल स्टडी कराई गई थी। थोड़ा बहुत वहां पर हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा था, हालांकि लिक्विड स्टेट का जो पूरा पार्ट को हम लोग फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। अब बचता है सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर मैं लिक्विड और गैस सारी चीजों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं बात करूंगा सिर्फ सॉलिड स्टेट। देखिए क्लास 9th और 10th में आपने एक इस तरीके का एक डायग्राम देखा होगा, जिसको बनाते ही आपको कुछ चीजें याद आने लगेगी। कुछ याद आया? बिल्कुल। ये क्या है? पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, और ये देख रहे हैं आप लोग कि कितने पास पास अरेंज है, इनके बीच में स्पेस बहुत कम है। बात शुरू यहीं से करेंगे हम लोग। देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है किसी सॉलिड की, वो डिपेंड करता है इन्हीं सब चीजों पर। तो देखिए मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको नोट भी करें। सबसे पहले जो सॉलिड्स होते हैं उनका शेप, उनका साइज और वॉल्यूम, ये तीनों की तीनों चीजें कैसी रहती है? डेफिनेट रहती हैं। यानी कोई सॉलिड है तो उसकी शेप कभी नहीं चेंज होगी अपने आप, ना उसका साइज चेंज होगा और ना उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ये 3 चीजें सॉलिड में फिक्स रहती हैं, डेफिनेट रहती हैं, ये आपको अच्छे से पता है। दूसरी जनरल प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी अगर हम किसी सॉलिड को मेल्ट करने की कोशिश करें, मेल्ट करने की कोशिश करने का मतलब क्या है कि हम उसको सॉलिड से लिक्विड की तरफ ले जा रहे हैं। सॉलिड से लिक्विड की तरफ मतलब हम कर क्या रहे हैं कि जो पार्टिकल्स जो है ना, जो इतने पास पास अरेंज है, इनका हम स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड में तो पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, तो ये हम स्पेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए स्पेस आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि इन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन आप ब्रेक करा रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी इस सॉलिड को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे? एज अ हीट, हीट के रूप में एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। और जितनी ज्यादा आप हीट देंगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूं वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी ज्यादा होता है। वेरी लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। सॉलिड स्टेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जहां पर यह इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर होता है, हम यहाँ कहें बहुत कम होता है। इसीलिए तो ये इतने सॉलिड, इतने रिजिड होते हैं। अगला पॉइंट हमारा यही है कि ये कैसे होते हैं? रिजिड या नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, रिजिड होते हैं। देखिए ये प्लास्टिक का चॉक होल्डर है, मैं इसको फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं इसकी टेस्ट करूं, अगर मैं इसको बेंड करने की कोशिश करूं तो ये बेंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये कैसा है? रिजिड। इसका मतलब ये क्या है? एक सॉलिड है, या हम ये कहें कि एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक लास्ट पॉइंट इसमें और रह गया, मैं वही बता देता हूं। सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि हम इनको दबा नहीं सकते। देखिए कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास में कोई स्ट्रक्चर एक ऐसी बनी हुई है जिसमें कुछ इस तरीके के पार्टिकल्स मैं यहाँ पर बना दूं, अगर
ठीक है ना। और मैं अगर कहूँ कि इसको कंप्रेस करिए, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या, देखिए अभी देखो इन पार्टिकल्स के बीच में ये जगह बची हुई है, स्पेस बचा हुआ है जहां पर पार्टिकल्स नहीं है। तो इन पार्टिकल्स ने एक इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो घेर रखा है। अगर मैं इसको कंप्रेस करूं, इसका मतलब ये है कि मैं इसको दबाऊं और ये पार्टिकल्स थोड़े और पास पास आ जाएं, और पास पास आ जाएंगे तो क्या होगा, जितना अभी ये वॉल्यूम कवर करे हुए हैं अब उतना नहीं करेंगे, जब ये पास पास आ जाएंगे तो कम जगह में अरेंज हो जाएंगे। ये मतलब होता है कंप्रेस करने का। आप खुद सोचिए कि क्या हम किसी सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो ऑलरेडी स्पेस है ही नहीं। इनके बीच में तो मैंने अभी बताया ना कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल होता है। तो जब उनके बीच में स्पेस है ही नहीं, वो ऑलरेडी उतने पास पास हैं जितना वो मैक्सिमम हो सकते थे, तो फिर हम उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ओके, तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। अब एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया? चलिए, बच्चों एक और वर्ड आता है स्यूडो सॉलिड, इसके बारे में भी आप जानिए। और यहाँ से एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, मूवी पर मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए स्यूडो सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले आप ये मैंने प्रॉपर्टीज जो आपको बताई थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका वॉल्यूम, उनकी शेप और उनका जो साइज होता है वो डेफिनेट रहता है। तो ये एक इनकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और ये अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी इन प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते हैं। लूज करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, मेरे पास आयरन का एक ब्लॉक है। उस आयरन के ब्लॉक को मैं अगर रख दूं टेबल पर, और मैं उसको 2 दिन बाद देखूं, 2 साल बाद या 20 साल बाद देखूंगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज पहले थी, जो उसकी डेंसिटी थी, जो उसका शेप था, जो उसका साइज था, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। वो अपनी इन प्रॉपर्टीज को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में भी चेंज नहीं करते। ऐसे सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स। आमतौर पर हम इस ट्रू वर्ड का यूज कम ही करते हैं, सॉलिड्स मतलब ट्रू सॉलिड्स। लेकिन एक नया वर्ड आपके लिए आ रहा है स्यूडो सॉलिड। शायद आज से पहले आपने ये वर्ड ना सुना हो। तो स्यूडो सॉलिड क्या होता है? देखिए स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? नॉट रियल। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है हमारे आसपास जो दिखने में तो हमें सॉलिड लगती है, हम उनको छू के देखें, उनको कंप्रेस, उनको दबा के देखें, उनको प्रेस करके देखें, उनका वॉल्यूम भी हमें लगेगा कि बिल्कुल फिक्स्ड है, उनका साइज भी फिक्स रहेगा और वो रिजिड भी होंगी। लेकिन फिर भी उनमें कुछ ऐसी चीज होती है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो ट्रू सॉलिड की कैटेगरी में ना आकर स्यूडो सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है ग्लास, कांच। कांच हमें देखने में सॉलिड लगता है, उसका शेप, उसका वॉल्यूम और उसका साइज सब कुछ डेफिनेट है, लेकिन वो अपनी इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व करके नहीं रख पाता है, वो अपनी इस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? कभी आप किसी पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग की विंडो पेन्स देखिए, जो खिड़कियां लगी होती हैं, खिड़कियों में जो ग्लास लगा होता है, उस ग्लास को देखिए। क्या देखेंगे आप उसमें कि अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग है और वो बहुत पुराना ग्लास इसमें लगा हुआ है, तो उस ग्लास को आप टच करके देखेंगे तो उस ग्लास की जो ऊपर की थिकनेस होगी ना, वो थिकनेस थोड़ी कम होगी, और जैसे जैसे आप उसके बेस की तरफ आएंगे तो बेस पर, यहां पर उसकी ग्लास की थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्लास था यहाँ पर लगे लगे 20-25 सालों में थोड़ा 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 फ्लो होकर नीचे की तरफ आता गया। यहाँ से पार्टिकल्स फ्लो होकर बहुत स्लो मूविंग पैटर्न में, बहुत धीरे धीरे फ्लो होकर बेस की तरफ आते गए। इसीलिए यहाँ पर मटेरियल थोड़ा कम रह गया और यहाँ पर मटेरियल थोड़ा ज्यादा हो गया। इसीलिए यहाँ का जो ग्लास है वो थोड़ा थिक लग रहा है और ऊपर का ग्लास थोड़ा सा थिन लग रहा है। इसका मतलब ये फ्लो हुआ। क्या हुआ? फ्लो हुआ। और फ्लो
फ्लो होना सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। क्या बताया मैंने? फ्लो होना सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए हम ग्लास को ट्रू सॉलिड में कंसीडर नहीं करते। हम लोग इसको स्यूडो सॉलिड कहते हैं। दिखने में तो सॉलिड जैसा ही है, लेकिन एक्चुअल में ये सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर रहा है। इनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा और ये बोर्ड में आया भी है कि वाई इज ग्लास कॉल्ड अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को हम सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, सॉलिड क्यों नहीं कहते? तो आंसर आपके सामने है, क्योंकि ग्लास में फ्लो करने की प्रॉपर्टी है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन फ्लो वेरी स्लोली एंड फ्लोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। दैट इज वाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड और स्यूडो सॉलिड। समझ में आ रही है बातें? चलिए आगे चलते हैं। आपने कंटेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया होगा, जरा देखिए उसमें। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आने वाला? इसके बाद हमारा जो टॉपिक आने वाला था वो आने वाला था एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कॉपी पेन लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाइए। एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये क्या नई चीज आ गई सर? एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये क्या होते हैं भाई? चलिए बात करते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखिए जिस सब्सटेंस में लिख रहा हूं, ये सब जानते हैं इसको क्या कहते हैं? चौक कहते हैं इसको। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? केमिकली इसको हम क्या कहते हैं? केमिकली हम इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। सबको पता है? यानी ये चौक जो है वो किससे बनी हुई है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है। अब देखिए चौक एक सॉलिड है, सॉलिड है ना, तो ये कुछ पार्टिकल्स से मिलकर तो बनी है ना, जिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है। वो जो पार्टिकल्स हैं वो किस चीज के पार्टिकल हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं, या हम कहें कि वो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना? अच्छा, एक दूसरी चीज, आपने मार्बल देखा होगा, जिनको हम फर्श पे बिछाते हैं, संगमरमर कह लो या जो भी आप कहते हैं उसको, जो व्हाइट वाला मार्बल होता है, जो आपके घर में या बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह में लगा रहता है। आपने ताजमहल में भी लगा है, देखा है, ताजमहल भी मार्बल से ही बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से। तो जो वो मार्बल होता है बेटा, वो भी तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी वो भी एक सॉलिड है। उसके भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक्चुअल में क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। लेकिन क्या दोनों चीजें सेम है? देखिए ये चौक आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, मैं इसको बहुत आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। लेकिन क्या आप मार्बल को ऐसे तोड़ सकते हैं? तोड़ के देखिए, बिल्कुल नहीं। मार्बल बहुत हार्ड होता है, बहुत रिजिड होता है, उसको हम ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे इजीली। लेकिन चौक को हमने बड़ी आसानी से तोड़ दिया। कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ तो गड़बड़ है दया। देखिए गड़बड़ कुछ नहीं है, दोनों ही सॉलिड्स हैं। अंतर है दोनों में क्या? एक एमॉर्फस है और दूसरा क्या है? क्रिस्टलाइन। अब कौन सा एमॉर्फस है और कौन सा क्रिस्टलाइन है, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या है। ठीक है, देखिए बेसिक चीज क्या है जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक दूसरे से अलग करती है? ये है पैटर्न या अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यही एक वो चीज है जो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आपस में अलग करती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कुछ पार्टिकल्स हैं,
देखो यहाँ पर मेरे पास कलर्ड चॉक्स तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए मैं एक पार्टिकल को सॉलिड कलर से बना रहा हूँ और दूसरा पार्टिकल में हॉलो बना रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसमें कुछ पार्टिकल्स और आगे बना दे रहा हूँ। ये अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़ेगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये किसी सॉलिड का पीस है और ये उसके पार्टिकल, हालांकि ये पार्टिकल इतने दूर दूर नहीं होंगे, वो मैंने समझाने के लिए दूर दूर बना दिए हैं। पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं। मैं जो आपको चीज बताना चाहूँ जरा उस पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, ये दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं और इनमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का पैटर्न देखिए। देखिए, अगर मैं इसको मैं कलर मान लेता हूँ, हम लोग मैथमेटिक्स और साइंस वाले कभी मान सकते हैं। इसको मैंने मान लिया ब्लू और इस वाले को क्या मान लिया, ठीक है ना। सॉलिड वाला ब्लू और ये हॉलो वाला क्या मान लिया हमने, व्हाइट। इमेजिन कर सकते हैं, मैंने कहा था इमेजिनेशन करनी है तो यही से स्टार्ट कर देते हैं इमेजिनेशन करना। देखिए क्या अरेंजमेंट है, ब्लू फिर एक व्हाइट फिर एक ब्लू फिर एक व्हाइट फिर एक ब्लू फिर एक व्हाइट। आप इधर से देखेंगे तो ब्लू व्हाइट है ना। और ये एक डिसिप्लिन और एक रेगुलर पैटर्न है पूरे। देखिए ये सॉलिड का पीस चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी लंबी रेंज तक हम उसकी चले जाएं, ये पैटर्न कभी भी बिगड़ेगा नहीं। सारे के सारे पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में एक डिसिप्लिन मैनर में अरेंज होते हैं। अगर ये अरेंजमेंट मिलता है तो ऐसे अरेंजमेंट वाले सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको किसमें मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। समझ रहे हो, ये अरेंजमेंट आपको कहां मिलेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो मैंने क्या बताया, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डिसिप्लिन और एक रेगुलर मैनर में अरेंज रहते हैं ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर, लंबे रेंज। मान लीजिए अगर कोई सॉलिड इतना बड़ा है, यहां से यहां तक का है, तो यहां से लेकर यहां तक पूरी जो ये रेंज दिखाई पड़ रही है, यहां तक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल एक जैसा होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये पार्टिकल अरेंजमेंट जिनमें पाया जाएगा वो कहलाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, जरा देखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं कोई भी पार्टिकल कहीं भी बना दे रहा हूँ, कोई डिस्टेंस का पैटर्न नहीं है, कोई पार्टिकल के टाइप का पैटर्न नहीं है, कोई भी पार्टिकल मैंने कहीं भी बना दिया है। ये देखिए, तो अगर ये किसी सॉलिड का पीस हो तो क्या इसमें कोई डिसिप्लिन मैनर, कोई रेगुलर पैटर्न दिख रहा है आपको पार्टिकल्स का। देखिए चीजें वही है, ब्लू वाले ये पार्टिकल्स हैं और व्हाइट वाले पार्टिकल्स ये हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक ब्लू एक व्हाइट एक ब्लू एक ऐसा कुछ अरेंजमेंट लग रहा है किसी भी टाइप का, दो ब्लू दो व्हाइट, ऐसा कुछ भी लग रहा है यहाँ पर, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये एक इनडिसिप्लिन और इरेगुलर पैटर्न है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। और जिन सॉलिड्स में इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है वो कहलाते हैं एमॉर्फस लिक्विड्स।